हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा 2022-23 के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है। यदि कोई वस्तु की जो गति है समान हो जाएगी तो उसका त्वरण जो होता है शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 कर देने पर उसका संवेग क्या होगा। जैसे कि वेग v है, उसके बाद उसका वेग को v/3 कर दिया जाएगा तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संवेग p बराबर होता है m इंटू v। जो v होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है, तो इसका जो संवेग होगा 1/3 हो जाएगा, यानी संवेग भी 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो जी होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r² होता है। जब कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देगा तो उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। जब त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसका जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जब कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो उसका स्मॉल जी बढ़ने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य W बराबर होता है F इंटू डी। तो F का मान कितना है 50 न्यूटन, D का मान है 100, तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5000 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या होगा। यानी प्रति इकाई समय में किया गया कार्य जो होता है शक्ति यानी पावर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि यांत्रिक तरंग का क्या उदाहरण है। रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो ये सभी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ध्वनि तरंग क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एकांक समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। यानी एकांक समय में पूर्ण दोलनों की कुल संख्या जो होती है वह आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है कि जैव मंडल का भाग क्या होता है। तो जैव मंडल का जो भाग होता है जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल को मिलाकर जैव मंडल बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सी फसल गेहूं खरीफ की फसल है। गेहूं, मटर, चना, तो तीनों क्या है, रबी की फसल है, जबकि मूंगफली जो है खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक का मतलब वह ताप जिस डिग्री पर जो जल है उबलने लगता है उसे कहते हैं जल का क्वथनांक। तो जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध है। नाइट्रोजन, हीलियम, कैल्शियम ये सभी तत्व है, जबकि वायु जो है वायु में सभी प्रकार के परमाणु गैसेस मिले होते हैं। तो यह क्या वायु क्या है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद 13 दिया है कि वह तत्व जो धातु हो तो ये भी कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा कि सीसा का प्रतीक क्या होता है। तो सीसा कहते हैं लेड, तो इसका प्रतीक होता है पीबी। सीए जो होता है कैल्शियम का होता है, सीयू जो होता है कोबाल्ट होता है, एजी जो होता है सिल्वर का होता है। उसके बाद दिया है कि अमोनिया में कौन से तत्व होते हैं। तो अमोनिया का सूत्र होता है क्या, NH3। NH3 यानी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होती है। तो मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है +2 होती है। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं। जो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है उसे जीन कहा जाता है। तो इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम कहते हैं कैब्रियम। क्या कहते हैं, कैब्रियम जो होता है द्वितीयक ऊतक के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्गीकरण के आधार पर मूल इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण के आधार की जो मूल इकाई होती है तो इसे जीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया कि चमगादड़ किस वर्ग का जंतु है। तो चमगादड़ जो होता है स्तनी वर्ग का जंतु है। तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद खंड अगले से चलते हैं, तो अगला खंड आपका यहाँ पर देख सकते हैं दिया लघुत्तरी क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए द्वितीय समीकरण आपको लिखना है। जो पृथ्वी के कहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के गति का दूसरा समीकरण लिखना है, यानी यश बराबर, यहाँ पर पृथ्वी दिया है तो आप यच बराबर लिखेंगे एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? यूपी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो यहाँ पर हो जाता है माइनस, ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पर हो जाता है प्लस। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि ध्वनि क्या है और इसे कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। प्राकृतिक संपदा के बारे में लिखना है और उर्वरक की परिभाषा लिखना है। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटे में 1 किलोवाट विद्युत की खर्च होती है, तो उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। इससे कितने जूल के समतुल्य के बराबर होता है इसको आप बताना है, यानी 1 किलोवाट प्रति घंटा। तो इसको आप जूल में प्रदर्शित कर देंगे तो करेंगे 1000 वाट। घंटा को आप 60 से भाग देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड की वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है और 50 मीटर की दूरी पर तय करने के बाद रुक जाता है, तो पत्थर के बीच लगने वाले घर्षण बल की तुलना कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ त्वरण का मान ज्ञात करना है। त्वरण का मान पर कैसे ज्ञात करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, किससे 2s से। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक वेग दिया है कितना 20 मीटर पर सेकंड, और जाकर जो पत्थर होता है जम जाता है यानी रुक जाता है, तो उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा 0 हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग 20 है तो 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, ए का मान ए रहेगा और 50 मीटर की दूर पर जाकर रुकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 प्लस और ये गुणा इसका करेंगे आपका 100 हो जाएगा प्लस 2as। इसको अगर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका त्वरण आ जाएगा आपका -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल F बराबर होता है m इंटू ए, तो m का मान 1 किलोग्राम है, इसका मान 4 हो जाएगा, तो 4 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का बल? 4 न्यूटन का बल लगेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पत्थर का द्रव्यमान दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, दूरी दिया है और अंतिम वेग 0 है। सबसे पहले इसका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से त्वरण निकालें। त्वरण निकालने के बाद हमने क्या किया, इसका क्या किया, F बराबर ma से बल का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसका न्यूटन का बल निकाल सकते हैं। अतः यह जो बल है कहाँ लगेगा, बर्फ और पत्थर के बीच 4 न्यूटन का बल लगेगा। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि पराध्वनि किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा बताना है। पराध्वनि, अथवा आप इसको कीजिए, इसको दोनों में से केवल एक को करना है। उस खंड में 5वां क्वेश्चन दिया है कि उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता अधिक क्यों महसूस होती है, इसके बारे में बताना है। जो उबलते हुए जल होता है और भाप की जो गुप्त उष्मा होती है अधिक होती है, तो इसीलिए जो जलने में ज़्यादा महसूस होता है, यानी अधिक जलन होता है। उसके बाद निलंबन तथा वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है। उसके बाद आपको परमाणुकता बताना है। परमाणुकता मतलब किसी तत्व में जितने परमाणु होते हैं उसे ही परमाणुकता कहते हैं। जैसे पर यहाँ Kd है तो इसकी परमाणुकता 1 हो जाएगी, यहाँ पर 2 परमाणु है इसकी परमाणुकता 2 हो जाएगी, यहाँ पर कितने हैं 3 परमाणु है तो इसका परमाणुकता 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 परमाणु है तो इसका परमाणुकता 1 हो जाएगी। उसके बाद कहा है कि यदि तत्व यानी Z का मान 3 हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी। Z का मतलब परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 3 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, +3 होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है कि वायु के घटकों को पृथक करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया 8वां नंबर, कोशिका सिद्धांत पर आपको टिप्पणी लिखना है। पोषवाह के विभिन्न अवयवों को संक्षेप में लिखिए। जीवों के 5 जगत का वर्गीकरण की आपको व्याख्या करना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको हल करना है कि कंकाली संयोजी ऊतक का वर्णन कीजिए अथवा पुष्पबोधित पादपों में वर्णन करते हुए अनावृत तथा आवृत्ति बीजों में अंतर बताना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से अपने बुक से हल कर लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके वार्षिक एग्जाम के लिए। तो आप इस पूरा पेपर को अच्छी तरह से हल करके जाएंगे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ एक नए और इंटरेस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।